नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों विपक्षी नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल महोदया से मुलाकात की। कोरोना को लेकर कुछ अहम सुझाव भी दिए। खास बात ये कि मुलाकात तब हुई जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं से प्रत्यक्ष मीटिंग के बजाय वर्चुअल मीटिंग का प्रस्ताव रखा, जिसे ठुकराते हुए भाजपा ने इसे विपक्ष का अपमान बताया और सरकार के पास विपक्ष की बात सुनने का समय न होने का आरोप लगाया। अहम बात ये कि इस कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से राजभवन की सक्रियता रही है, उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर चल रहा है। अब भाजपा नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात के बाद भी राजभवन की सक्रियता को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनेंगे, बात करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में राज्यपाल अनुसुईया उइके की सक्रियता छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में अक्सर चर्चा का विषय बनती रही है। राजभवन की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल से लेकर कई मंत्रियों तक को पत्र लिखे। इतना ही नहीं, राज्यपाल लगभग हर दिन वर्चुअल मीटिंग लेकर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा कर रही हैं। राज्यपाल की सक्रियता को लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग राय रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक राजभवन की अपनी गरिमा है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक मोहरे के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए, जो इन दिनों बीजेपी कर रही है। राजभवन को भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए और राजभवन को न राजनीतिक मोहरा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में है और सरकार जो काम कर रही है वो बेहतर काम कर रही है। पहले भी कांग्रेस राजभवन को राजनीति का अड्डा बनाने के लिए बीजेपी को निशाने पर लेती रही है। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जब प्रदेश के मुखिया के पास मुख्य विपक्षी दल के नेताओं से बात करने का समय नहीं होगा तो हमें राज्यपाल के पास जाना ही होगा। इसमें कैसी राजनीति। साथ ही ये भी कहा कि जब जनता के प्रति सरकार अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती तब राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जब सरकारें जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तब राजभवन को सक्रिय होना पड़ता है। सब पैसों को ठेका टेंडर के माध्यम से अपने स्वयं के लाभ के व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना चाहते हैं, इसलिए इन पैसों को कोरोना के संक्रमण के लिए खर्च नहीं कर रहे। साफ है कि बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विपक्ष के नेताओं से फेस टू फेस मिलने का समय न देने को बीजेपी ने एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। वहीं कोविड काल में पहले भी बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए राज्यपाल का सीएम को पत्र लिखना हो या फिर लघु वन उपज के लक्ष्य से कम खरीदी पर वन मंत्री को पत्र लिखकर समाधान देने का निर्देश देना हो, हर बार राजभवन की सक्रियता दिखी है। सवाल ये, क्या इस बार भी राजभवन सरकार को कोई एडवाइजरी जारी करता है? देखना ये भी है कि विपक्ष के राजभवन जाकर मुलाकात के बाद सत्ता पक्ष इसका कैसे और क्या जवाब देता है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो राजभवन एक्शन में है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी चल रही है। हमारे साथ इस चर्चा में राज्य के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी हैं। बांदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बांदी जी तक लगता हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी देर में हमारा संपर्क हो जाएगा। भगत साहब, जैसा कि आपने सुना होगा और आपके साथी मंत्री रविंद्र चौबे जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान भी सुना होगा, बृजमोहन अग्रवाल जी का, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तब राजभवन को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही हैं जिसके चलते राजभवन बार बार मंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं? विधायक निधि की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता खरीदी की बात हो, चाहे महुआ फूल की खरीदी की बात हो, चाहे इमली खरीदी की बात हो, चाहे कोरोना काल में सरकार को सुझाव वाली बात हो। ऐसा क्यों ध्वनित हो रहा है कि राजभवन को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है या इनडायरेक्टली राजभवन को बार बार चीज़ों को रोकना पड़ रहा है? पहले भी देखा गया है, कुछ विधेयकों को लेकर भी बातें हुई और हालांकि राज्यपाल ने उसमें अपना पक्ष ये रखा कि
जानना उनका कर्तव्य है और उनने जानने का प्रयास किया है, और सरकार की तरफ से यदि उसका उचित उत्तर आ जाता है तो फिर उसको क्लियर करते हैं, और क्लियर किया भी है। आपका क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी क्या राजभवन बार बार जाके और राज्यपाल को बीच में ला के राजभवन का जो राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश कर रही? सबसे पहले तो मैं विपक्ष के साथियों को इस बात के लिए उनको विश्वास दिलाता हूं, और जो राजभवन को राजनीतिक अड्डा बनाने का कोशिश कर रहे हैं उससे बचना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जो बेहतर प्रबंधन है, नियंत्रण है और टीकाकरण में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो भारत सरकार किस प्रकार से संक्रमण को रोकने में नाकाम रही है, वहीं अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए राज्य सरकारों के ऊपर बात डाल रही है। आज तक के इतिहास में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जब राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम हो और उसको राज्य सरकार के पल्ले में डाला जाए। कांग्रेस की सरकार इतने दिन तक और उसको राज्य सरकार के पल्ले में डाला जाए। कांग्रेस की सरकार इतने दिन तक केंद्र में रही, उनके समय में टीकाकरण हुआ, चेचक का हुआ, पोलियो का हुआ, खसरा का हुआ, सभी का टीकाकरण राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने कराया। किसी भी राज्य से कभी एक पैसा नहीं वसूला। यह पहला अवसर है जब हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में देख रहे हैं कि टीकाकरण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम को राज्य सरकारों के मत्थे में डाल करके पल्ला झाड़ने का कोशिश कर रही है, अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। अगर हम देखेंगे तो आज जिस प्रकार से टीकाकरण में इसका व्यवसायीकरण करने का जो कोशिश किया गया है, भगत जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा जी। हम शायद अपने विषय से भटक रहे हैं। हमारा विषय अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं है, हमारा विषय राज्य सरकार और राजभवन है। जो राजभवन से चिट्ठियां आ रही हैं, जो मैं उसी विषय पे आ रहा था कि जब राष्ट्रीय कार्यक्रम है, पूरा जिम्मेदारी भारत सरकार की है, तो राज्य सरकारों के ऊपर डाल करके अपनी जिम्मेदारी से बचने का कोशिश। वहीं छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ का जो कार्यक्रम है, यहां कोविड के नियंत्रण के लिए जो बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण है, वो अन्य प्रदेशों के तुलना में कहीं जाकर के आप देखेंगे तो बेहतर है, संतोषजनक है। और आप राज्य के भारतीय जनता पार्टी के साथियों का भूमिका देखेंगे, जब भी राज्य की बात आती है, राज्य के हित में कहीं भी खड़ा नजर नहीं आते। चाहे वो टीकाकरण की बात हो, चाहे वो सीएम केयर फंड में पैसा जमा करने की बात हो, रहते छत्तीसगढ़ में हैं और जमा करते हैं पीएम केयर फंड में। छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए कहीं भी इनका योगदान नहीं दिखता है। और जब छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों से आग्रह किया और सभी ने सहमति दिया, कांग्रेस पक्ष के सभी विधायकों ने, और अपने विधायक निधि का 2-2 करोड़ रुपए जब दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और उनके विधायक इसका विरोध करते नजर आए। तो इनकी ये नैतिकता है, इनका जो असली चेहरा है। वहीं अपना भूमिका जो सही ढंग से लोग नहीं निभा पा रहे हैं और बार बार राज्य भवन जाकर के अपनी नाकामी को छुपाने का कोशिश, राज्य भवन के पल्लू के में छुप करके और राजनीति करना चाहते हैं। इनको अपनी जवाबदारी से नहीं बचना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से आपने आग्रह किया कि विपक्ष चाहता है, भारतीय जनता पार्टी चाहता है मुख्यमंत्री जी से चर्चा करना, और मुख्यमंत्री जी ने इसमें सहर्ष अगर समय दिया है तो उसमें चर्चा में भाग लेने के बजाय आप राजभवन जा रहे हैं। एक ऐसी राजनीति है। आप इस समय पूरे देश में संक्रमण फैला है, पूरे प्रदेश में संक्रमण फैला है। सभी प्रकार की मीटिंग, चाहे कैबिनेट की हो, चाहे विधायक दल की हो, चाहे सभी जिलों से इसमें समीक्षा की बात हो, सब वर्चुअल हो रहा है। ऐसे में आप प्रत्यक्ष रूप से
आप आमने सामने बैठ करके क्यों चर्चा करना चाहते हैं? वर्चुअल मीटिंग में क्यों भाग नहीं लेना चाहते हैं? आपको भाग लेना चाहिए और सार्थक चर्चा करना चाहिए। आपका जो भी सुझाव है आपको बोलना चाहिए। आप अपनी भूमिका को निभाने के बजाय आप अगर राज्यपाल के यहां जा करके और राज्य भवन के सहारे अगर अपना राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे तो इसको मैं उचित नहीं मानता हूं। यहां चुनी हुई सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और सभी काम को पारदर्शिता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब राज्य सरकार निभा रही है तो इसमें रोड़ा अटकाने का कोशिश क्यों? केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि उन राज्यों में भी हम देख रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी ले जहां राज्य में नहीं है वहां पर इस प्रकार का कोशिश हो रहा है। तो इस चीज से बचना चाहिए। ये तो प्रजातंत्र है और चुनी हुई सरकार है, उनको काम करने के लिए पूरा अधिकार है और सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। आपका कोई सुझाव है? आप कोई अगर इसमें सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भगत जी स्वागत है और सुझाव दे सकते हैं। जी भगत जी, आपको क्या लगता है, जैसा कि आपने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की सरकार है वहां पर लगातार इस तरह की चीजें हो रही, तो क्या आपको लग रहा है केंद्र सरकार राजभवन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है? वही उचित नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं आपका विजन दिखना चाहिए। आप एक तरफ जो टीकाकरण में दोहरी मापदंड अपना रहे हैं, केंद्र सरकार 150 में खरीदेगी, राज्य सरकार अगर जहां लेना चाह रही है वहां पर उनको 400 में देंगे और निजी संस्थाएं लेना चाह रहे हैं उनको 600 से 1200 तक आप दे रहे हैं। तो इसमें भी आप व्यवसायीकरण कर दिए हैं। राज्य सरकार जहां पर जिन कंपनियों को ऑर्डर दी है वहां से आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। आप हमारी जो जरूरत है उसके अनुसार आप आपूर्ति टीकाकरण का नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रदेश में जहां पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को टीकाकरण करने की, निःशुल्क करने की बात कही है, उसके लिए उन्होंने 2 कंपनियों को एडवांस भी दे दिया है। 75 लाख वैक्सीन का कोविशील्ड को भगत जी और कोवैक्सीन कंपनी को 50 लाख का। इसके बाद अभी तक आपूर्ति जो हुई है वो केवल 1.5 लाख का और 3-3.5 भगत जी, लाख ये का फिगर हुई तो है। हमको भी मालूम है। अभी हमारे साथ चर्चा में कृष्णमूर्ति बांदी जी भी जुड़ रहे हैं। हालांकि हमारा उनसे वीडियो से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। बांदी जी, आपकी पार्टी लगातार राजभवन के सहारे अपनी लड़ाई लड़ना चाह रही है, ऐसा दिख रहा है, और कांग्रेस के लोगों का ये आरोप भी है कि भारतीय जनता पार्टी राजभवन का राजनीतिक इस्तेमाल करने में लगी हुई है। क्या कहना है आपका? देखिए सुरेश भाई, आज छत्तीसगढ़ राज्य पूरे कोरोना के संकट से जूझ रहा है। समस्याएं चारों तरफ है, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है, जो कमियां हैं, उनकी सरकार से जब हम चर्चा करने के लिए जाते हैं तो सरकार सुन नहीं रही, बातचीत नहीं कर पा रही। और परिणाम है कि जब सरकार न सुने शिरीष भाई, तो छत्तीसगढ़ की जनता की बात को कहने के लिए किसके पास जाए? छत्तीसगढ़ का सबसे संवैधानिक पद है महामहिम राज्यपाल का है। अपनी बात को उनके माध्यम से कहते हैं। कब कहते हैं? कि जब कांग्रेस के जो लोग हैं व्यवस्था बनाने में फेल खा गए, इनकी योजनाएं सब तरीके से फेल हो गई और देश छत्तीसगढ़ राज्य की जनता है, उनकी आवाज को लेकर के हम बात करते हैं। तो ये राजनीतिक तौर पे रहता है, राजनीतिक कर रहे हैं, ऐसा इनकी बातचीत आती है। इनकी सोच कैसी है राज्यपाल के प्रति? ये शुरू से ही इनकी सोच राजनीतिक विचारधारा की बनी हुई है। अगर जो भी ये सलाह देते हैं, अगर आज महामहिम अपने विद्यार्थियों को, वाइस चांसलरों को, प्राध्यापकों को, विद्यार्थियों को अगर जागरूकता के लिए बातचीत करते हैं, कोरोना में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, जागरूकता, इसमें कैसी राजनीति ये सोचते हैं? हम जब विधायक अपनी बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हम जाते हैं, तो हम इनकी कमियों को गिनाने जाते हैं। एक तो शिरीष भाई मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको कि मस्तूरी क्षेत्र में
मेरा बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा संभाग है, संभाग का विधानसभा है मसूरी। मैं मसूरी क्षेत्र में फर्स्ट फेज सेकंड फेज में लोग, हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग घर में परेशान हैं। मैं कह डाला कि सीपत और मसूरी में क्वारंटाइन खोल दो, सरकार एक पैसा का नहीं है। हम हाथ जोड़ करके लोगों ने, व्यापारियों ने चंदा दिया है, कुछ लोगों ने चंदा दिया जिसके भरोसे में चल रहा, लेकिन सरकार का 10 पैसा गया हो तो ये अमरजीत भगत बता दें। वहां पर सरकार के कोई नुमाइंदे, मैंने कलेक्टर से बातचीत किया। अब बताइए, जब मैं कलेक्टर से मसूरी क्षेत्र में कोरोना की समस्या को लेकर बात कर रहा हूँ, कलेक्टर नहीं सुनेगा, मैं किसके पास जाऊँ? मुख्यमंत्री नहीं सुने, मंत्री लोग नहीं सुने, तो मैं किसके पास जाऊँ? बांदी जी, हाँ, ऐसा क्यों है कि जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर राजभवन की तरफ से ना पत्र जाते हैं, ना निर्देश जाते हैं, ना वहां पर कोई इस तरह के सुझाव जाते हैं? केवल जिन राज्यों में कांग्रेस है या दूसरे दलों की सरकार है वहां पर ही क्यों ये चीजें दिखाई देती हैं? देखिए, मैं भी जब स्वास्थ्य मंत्री था शिरीष भाई, तो महामहिम सेठ जी रहे हैं, और वो स्वास्थ्य विभाग में उनकी कल्पना है, उनकी कोई चीज करना चाहते हैं, कोई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो आपको याद होगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मेकाहारा में उन्होंने बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर के स्टार्ट करने, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका करना, तो भूमिका रही है। आज उसी भूमिका को प्रदेश जिस तरीके से त्राहिमाम इस कांग्रेस के जमाने में कर रही है, ऐसे समय में अपने लोगों को जागरूकता करने के लिए, संदेश देने के लिए अगर महामहिम कोई कदम उठाते हैं, है ना, तो कैसे बनेगा? क्योंकि हमारी सरकार दूसरे राज्यों की सरकार से कई मामलों में कहीं थोड़ी सी पीछे है। अभी भगत जी की बात सुन रहा था कि ऑर्डर देने का, मैं तो भगत जी बताइए कि आपने छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर के आपकी कल्पना, कब आंकड़े आपके पास आई कि हमें कितना वैक्सीन लेना चाहिए? कब आपने आंकड़े बताया कि हमें ऑर्डर कब रिप्लेस किया गया, कितने ऑर्डर रिप्लेस किया गया, कितने एडवांस दिए गए, है ना? हमारे पास कोरोना के नाम से जो पैसे हमने इकट्ठे किए थे वो खर्च कितने हुए उसके से आप बताएंगे? छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आपने कितना खर्च किया? मेरे क्षेत्र में तो आप तो बता दीजिएगा कि कितना खर्चा किए मसूरी क्षेत्र, पूछ करके बता दीजिएगा। आपने एक पैसा मसूरी की जनता को नहीं दिया। मसूरी की जनता आज भी कांग्रेस के इस रवैये से बहुत दुखी है। जैसे विपत्ति काल में भी आपने एक पैसे नहीं दिया कोरोना सेंटर के लिए, तो अब ये ऐसे परिस्थितियों में बच जाता है महामहिम से गुहार लगाने की, निवेदन करने की, यही चल रहा है। चलिए, महामहिम के सामने आप गुहार लगा रहे हैं और महामहिम उस पर पत्र भी लिख रही हैं, सरकार को निर्देश भी दे रही हैं, सुझाव है। कृष्णमूर्ति बांदी जी, अमरजीत भगत जी हमारे साथ बने हुए। अब ब्रेक पर जाने से पहले कृष्णमूर्ति बांदी जी कह रहे थे कि यदि विपक्ष के विधायकों को सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, उनके क्षेत्र में काम नहीं करेगी, उनको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलेंगी, तो फिर उनके पास क्या रास्ता बचता है? भगत जी, आप सरकार में हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी है उसके चलते विपक्ष को उपेक्षित किया जा रहा है, या वो लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या सरकार से उनको पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा, जिसके लिए बार बार उनको राजभवन के लिए मार्च करना पड़ रहा, और उसके बाद फिर इस तरह के आरोप लगते हैं कि राजभवन का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, इन बातों में कोई न धार है, न इन बातों में कोई सत्यता है। केवल राजनीति से ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बेहतर कोरोना को रोकने के लिए कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, इससे नियंत्रण हो रहा है, उसको देख करके बाकी लोग भयभीत हैं कि ये लोगों के पास कुछ बोलने के लिए रहने गया है। आज बीमारी किसी को ना देख करके नहीं आता है कि कांग्रेस का है कि बीजेपी का है। जिसको भी आ रहा है सबके लिए यहाँ पर उपचार की व्यवस्था है, सबके लिए जो दवाई की व्यवस्था है, जो भी समुचित यहाँ पर किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, वो सभी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किए जा रहे हैं। और इसमें कहीं कांग्रेस या बीजेपी जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार से प्रयास हो रहे हैं कि सभी मेडिकल कॉलेज में, जिला हॉस्पिटल में, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर व्यवस्था, बेड की अच्छी व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था सभी स्तर पर किए जा रहे हैं। तो उसमें कोई, इसमें कांग्रेस और बीजेपी कहां से आया है?
जी जी। मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, एक चाहूँगा एक सवाल का जवाब कि जो विधायक निधि को लेकर राज्यपाल जी ने लिखा उस पर सरकार कोई विचार करेगी दोबारा से? देखिए केवल बहुत छोटा उत्तर छत्तीसगढ़ चाहता के हूं। परिप्रेक्ष्य नहीं, उसी को मैं बोल रहा हूं, केवल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी जो सांसद निधि को समाप्त किया तो क्या किसी ने आवाज उठाया? आज अगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के जनता के टीकाकरण के लिए अगर हमारे निधि को हम दे रहे हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, और तीसरी बात, जिस प्रकार से यहाँ पर एक तरफ से संक्रमण को रोकने के लिए बेहतर काम हो रहे हैं, वहीं पर लोगों को काम उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर लोगों को निःशुल्क 2 माह का राशन या राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लघु वनोपज का संग्रहण, मनरेगा का अच्छा से इसका लोगों को काम मिले, उसका भुगतान हो, इसका अगर प्रयास हो रहा है, एक तरफ बीमारी को रोकने के लिए बेहतर काम और दूसरे तरफ लोगों को रोजगार और अर्थव्यवस्था संचालन के लिए भगत जी मेरे साथ, तो इसमें विपक्ष को क्यों परेशानी हो रहा है? बांदी जी भी मेरे साथ हैं। बांदी जी, जैसा कि भगत जी को आपने सुना होगा, उनका कहना है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। एक छोटा सा उत्तर चाहूंगा। भगत जी बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत जगह अच्छा काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं करके बहुत खुश हो रहे हैं। मैं तो एक ही प्रश्न पूछता हूं कि भगत जी के क्षेत्र में कितने वैक्सीनेशन के APL BPL के सेंटर लगे थे, मेरे उसी को बता दें। कितने को टारगेट बनाए थे? इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, किसको करना है किसको नहीं करना है। हाई कोर्ट ने इसको जवाब दे दिया और किस मुंह से सरकार बात करती है? व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और मैंने एक बात कहा कि कार्यक्रम की बात करते हैं, मैंने मसूरी क्षेत्र में बहुत लोग मर गए, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तो पैसा दिया हो तो मेरे को बता देना गर्ल्स कप के लिए कि कितना पैसा कोरोना के लिए आपने कोरोना हॉस्पिटल के लिए सिविल की पैसा जारी किया, बता देना। लोगों ने वहां व्यापारियों को धन्यवाद देता हूं, कुछ लोगों ने समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने चंदा करके वो बना के, लेकिन सरकार 10 पैसा नहीं दिया। अब हम इसको किस मुंह से करेंगे? चलिए, हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है कि जनता ने कहाँ पैसा दिया, कहाँ चंदा दिया। हमारी चर्चा का विषय यही था कि राजभवन को एक्शन में आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या सरकार की तरफ से कोई कमी रह जा रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के लोग राजभवन को बार बार जाकर इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं ताकि उनको एक्शन में आना पड़ रहा है। खैर, जो भी हो, जनता के लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि सरकार हो चाहे राजभवन जनता के हित में सोचें और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। इस चर्चा में आप दोनों ने भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।